Hello students, so welcome back. This is the fourth lecture series in the series of junior engineering exam जो हम अभी कंडक्ट कर रहे हैं YouTube पे। और तीन सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहला सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था, दूसरा सब्जेक्ट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग था, तीसरा सब्जेक्ट हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन था, और चौथा सब्जेक्ट जो अब हम आज शुरू करने वाले हैं दैट सब्जेक्ट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। फ्लूइड मैकेनिक्स से जो सवाल हैं वो न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों प्रकार के बन सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होते हैं, डायरेक्ट फार्मूला एप्लीकेशन वाले सवाल होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट आपको सब्स्टिट्यूट करना है और वहाँ पे आपको सही आंसर मार्क कर देना है। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें सवालों के सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन गेट full out of full marks in the questions asked from this topic. So kindly do not miss out on any of the lectures which I am going to upload on this topic. ठीक है, तो एक भी लेक्चर को आप इसमें मिस आउट ना कीजिएगा। हालांकि हमें पूरा विश्वास है आप जितना प्यार अभी तक मुझे देते आए हैं और जिस तरीके से आप अपनी प्रथा चलाते आए हैं कि सारे वीडियोस को देखना है, उसको लाइक करना है, उसको शेयर करना है, वो आगे भी आप लोग करते रहेंगे। ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो जिन लोग कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए छोटा सा ये इस नीचे एक वो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा है, उस पर बस जाके थोड़ा सा क्लिक कर दीजिए, अपने आप हो जाएगा सब कुछ। तो हो गया आज का इंट्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला लेक्चर है और ये सवाल है एक और मैंने बदलाव लेके आया हूँ। आई हैव चेंज द बोर्ड। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि बोर्ड सर छोटा पड़ जाता है और स्पेस उसमें नहीं हो रही थी, तो आई हैव चेंज्ड इट एंड नाउ आई थिंक दैट इट माइट बी मच मोर कंफर्टेबल फॉर द स्टूडेंट्स। सो मूविंग फॉरवर्ड शुरुआत करते हैं। ये 4 सवाल है हमारे पास, इन चारों सवाल पे आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन। पहला सवाल है व्हाट इज एन आइडियल फ्लूइड। व्हाट इज एन आइडियल फ्लूइड। ठीक है, आइडियल फ्लूइड जो है, आइडियल फ्लूइड, इसके बारे में जानने से पहले आपको ये जानने की आवश्यकता है कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड मतलब एक ऐसा तत्व जो फ्लो करने की क्षमता रखता है। एक ऐसा तत्व, एक ऐसा मैटर जो फ्लो करने की क्षमता रखता है। ठीक है, एनीथिंग विच हैज़ द टेंडेंसी टू फ्लो इज नोन एज अ फ्लूइड। यानी फ्लूइड में हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक होती है गैस और दूसरी होती है लिक्विड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ही हैं जो फ्लो करने की टेंडेंसी रखती हैं। ठीक है, अब फ्लूइड की किसी भी सुपर इम्पोज लोड को होल्ड करने की जो क्षमता होती है वो उसके अंदर की शीयर स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, शीयर स्ट्रेंथ होती है जो कि फ्लूइड के केस में लगभग नेग्लिजिबल होती है। यानी अगर आप किसी भी फ्लूइड के ऊपर कोई भी लोड लगाएंगे तो वो उस लोड को बियर नहीं कर सकता, उसकी शीयर स्ट्रेंथ जो होती है वो ना के बराबर होती है। ऐसा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये समझ लो कि पानी की सतह है, पानी की सतह पे कभी पैर रख के देखो, मतलब कोई गहरे कुएं की बात नहीं चल रही यहाँ पे, एक उथला कोई पानी का अगर कोई सतह हो, है कि नहीं, उसमें अपना पैर एक बार रख के देखो और अपना वेट उस पर पुटअप करो। वो जो वेट होगा दैट कैन नॉट बी सपोर्टेड बाय दैट फ्लूइड एंड योर फीट इज गोइंग टू ड्राउन। आपका जो पैर होगा वो उसके अंदर चला जाएगा। जब उसके अंदर चला जाएगा आपका पैर, इसका मतलब क्या है कि फ्लूइड के अंदर उस पैर को संभालने की क्षमता नहीं है। तो 2 डेफिनेशन हो गई फ्लूइड की। पहली डेफिनेशन क्या, एक ऐसा तत्व जिसमें फ्लो करने की क्षमता हो, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा डेफिनेशन, एक ऐसा तत्व जिसमें एक्सटर्नल लोडिंग को सपोर्ट करने की क्षमता लगभग 0 हो, शीयर स्ट्रेंथ लगभग 0 हो। अगर ये 2 चीज़ें, अगर कोई भी तत्व इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वो फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, तो फ्लूइड को हमने इस तरीके से समझा। अब आते हैं आइडियल फ्लूइड पे, जो हमारा सवाल है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है। आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शनलेस होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। फ्रिक्शनलेस होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। उसके अंदर शीयर स्ट्रेंथ पूरी तरह 0 होती है। उसके अंदर शीयर स्ट्रेंथ जो होती है वो कंप्लीटली 0 होती है, एब्सोल्युटली 0 होती है। ऐसा है। लेकिन इसके अलावा अब आप बोलेंगे सर अभी तो आपने कहा था कि वो नेग्लिजिबल होती है, अभी आप कह रहे हैं 0 होती है।
तो आइडियल फ्लूइड का जो केस होता है, हमारे पास फ्लूइड दो प्रकार के होते हैं। फ्लूइड हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आइडियल फ्लूइड, एक होता है रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड, इसके केस में शियर स्ट्रेंथ जो होती है वो 0 होती है, और इसके केस में वो फ्रिक्शन लेस होता है, इसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता, और इसके अंदर इनकम्प्रेसिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये इसको कंप्रेसिबल हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं। उसी प्रकार से रियल फ्लूइड होता है, इसमें ये इक्विवेलेंट टू 0 होता है, लेकिन एब्सोल्युटली 0 नहीं होता। मतलब इसकी शियर स्ट्रेंथ होगी थोड़ी बहुत, ना के बराबर 0.0 कुछ इस प्रकार की शियर स्ट्रेंथ रियल फ्लूइड के केस में नजर आती है हमको, ठीक है। अब इन दोनों फ्लूइड्स को हम एक ग्राफ के माध्यम से भी शो कर सकते हैं। ग्राफ के माध्यम से क्या कि हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज वी बेसिकली प्लॉट अ कर्व बिटवीन द चेंज इन वेलोसिटी per unit distance and the shear strength of that curve। चेंज मैं बताऊंगा इन दोनों के बारे में, अभी बताऊंगा ये क्या है ये क्या नहीं है, इसके बारे में सब बताऊंगा। अभी इसको चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस लिख दो du/dy एंड टाउ लिख दो shear strength, ठीक है, इन दोनों के बीच का कर्व। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक होता है आइडियल फ्लूइड, और आइडियल फ्लूइड के केस में shear strength की वैल्यू क्या रहती है, 0। तो आइडियल फ्लूइड के केस में जो कर्व बनेगा, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन विच विल कोइंसाइड विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाएगी वो लाइन, ठीक है। अब बात करते हैं रियल फ्लूइड की। तो रियल फ्लूइड में मैंने क्या बोला कि कुछ शियर स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, कुछ शियर स्ट्रेंथ होती है। तो इसका मतलब ये है कि इट विल पास फ्रॉम 0 बट इट विल हैव सम काइंड ऑफ अ स्लोप, यानी शियर स्ट्रेंथ कुछ इसके बढ़ने के साथ उसकी शियर स्ट्रेंथ जो होगी वो हमारे पास बढ़ेगी। तो रियल फ्लूइड के बारे में अभी हम आगे वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आप बस इतना समझ लीजिए, इसको मिटा दो, इसके अभी रियल फ्लूइड के बारे में आगे बात होगी। अभी तक के लिए इतना समझ लीजिए कि आइडियलाइज्ड फ्लूइड को इस स्ट्रेस वर्सेस इस चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस वाले कर्व में एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, What is the Newton's law of viscosity? Newton's law of viscosity, ठीक है। न्यूटन का क्या सिद्धांत था विस्कोसिटी का, उसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो न्यूटन का जो सिद्धांत है विस्कोसिटी का, दैट इज एप्लीकेबल ऑन रियल फ्लूइड्स, दैट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन आइडियल फ्लूइड्स। आइडियल फ्लूइड पे संभव नहीं है, क्योंकि उसके केस में तो शियर स्ट्रेंथ ही 0 रहती है, उसके केस में शियर स्ट्रेंथ वेरिएबल होती नहीं है ना। रियल फ्लूइड्स के जो केसेस होते हैं, जैसे एयर, वाटर, सम काइंड ऑफ ऑयल, मर्क्यूरी, ये जो सारी जो चीज़ें रहती हैं, मर्क्यूरी नहीं, एयर, वाटर और ऑयल, यही तीनों आप लेके चलो। ये जो तीनों केसेस हैं, इन तीनों केसेस में क्या होगा, इन तीनों केसेस में इस शियर स्ट्रेंथ का इस पैरामीटर के साथ एक डेफिनेट रिलेशनशिप प्राप्त होता था। तो क्या हुआ कि न्यूटन भाई साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और इन एक्सपेरिमेंटों से उसको ये पता चला कि जो शियर स्ट्रेंथ थी वो इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकली, यानी शियर स्ट्रेंथ जो थी वो du/dy से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकली। अब मैं इन दोनों टर्म्स के बारे में बताता हूं, du और dy के बारे में, ठीक है। तो इतना लिख लिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं लिखा है तो यहीं पॉज करो, इसको लिखो, फिर हम आगे वाले में यहाँ पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। पॉज कर लिया, लिख लिया, चलो आगे बढ़े। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो न्यूटन का जो सिद्धांत था, न्यूटन ने ये देखा कि जब भी एक सतह, न्यूटन सॉ कि whenever there was a surface over which the fluid was flowing, पानी इसके ऊपर तैर रहा था, तो न्यूटन ने देखा कि जो पानी के पार्टिकल्स थे वो इसकी सतह पे तो रुके हुए थे, लेकिन इसकी सतह के थोड़ा ऊपर अगर जाएं तो कुछ वेलोसिटी में फ्लो कर रहे थे। तो इसका मतलब अगर ये पार्टिकल है कुछ ए, ये पार्टिकल है कुछ बी, तो ए और बी में रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट देखा जा रहा था। इसी को अगर मैं थोड़ा और बड़ा करके देखूं तो व्हाट आई कैन सी इज दैट ए और बी
ये जो है इन दोनों के बीच की अगर दूरी dy के बराबर है और b अगर du वेलोसिटी से मूव कर रहा है यहाँ पे, तो ये इस डायरेक्शन में du वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सपोज dt टाइम हो गया, तो dt टाइम में b कितना आगे बढ़ गया, b कितना आगे बढ़ गया, b डिस्टेंस ट्रेवल करेगा du इंटू dt के बराबर। सिंपल है, वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब कि देर इज अ एंगुलर डिस्टेंस, यानी a और b जो पहले स्ट्रेट लाइन था वो अब मूव होके यहां पर आ गया है dt टाइम के बाद। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अगर यह चेंज आया डी थीटा हमारे पास, तो tan डी थीटा जो होगा हमारे पास, tan डी थीटा यानी डी थीटा विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, दैट इज du इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी वाई। यहाँ पे dt को अगर हम लोग नीचे ले जाएं तो डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई। तो ये रिलेशन हमको मिलता है, यानी एंगुलर डिफॉर्मेशन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल। ठीक है, तो ये वो डिस्टेंस है जो वॉल से ली जाती है dy, और ये वो वेलोसिटी है जिससे रिलेटिव वेलोसिटी है जिससे ऊपर का पार्टिकल मूव कर रहा था। ठीक है, तो ये वो रिलेशन है जो हम लोगों ने यहाँ पे इस कर्व में यूज किया है। ठीक है, अब न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा कि जो शेयर स्ट्रेंथ होती थी ना, न्यूटन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन भाई साहब ने बताया कि जो ये जो शेयर स्ट्रेंथ होती है किसी भी रियल फ्लूइड के केस में, वो डी थीटा बाई डी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। ऐसा न्यूटन का कहना है, न्यूटन के लॉ के अनुसार। अगर न्यूटन का ये कहना था तो न्यूटन ये कहना चाह रहा था कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी टी, डी यू बाई डी वाई। सही कह रहा है, सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर मैं हटा दूं तो एक कांस्टेंट मुझे यहाँ जोड़ना पड़ेगा। इस कांस्टेंट को ही न्यूटन भाई साहब कहते थे विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी। इसके बारे में डिटेल में बात होगी। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ फॉलो करने वाले फ्लूइड के कर्व के बारे में। ये कौन सा कर्व था? आइडियल फ्लूइड का कर्व था। ये कौन सा कर्व हो गया? वो फ्लूइड जो कि न्यूटन्स लॉ फॉलो करता है, ये वो वाला फ्लूइड हो गया। और अगर मैं इसको कर्व को ऐसे प्लॉट कर रहा हूं तो इसकी जो कर्व की जो स्लोप है दिस इज म्यू, कर्व की जो स्लोप है दिस इज म्यू, और म्यू ही होता है विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इस प्रकार हमने न्यूटन के लॉ को समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर डायनेमिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी? देखो अब इसी के आगे बढ़ेंगे। म्यू के बारे में बताया था मैंने कि म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसी का दूसरा नाम होता है डायनेमिक विस्कोसिटी। क्या नाम होता है इसका? डायनेमिक विस्कोसिटी नाम होता है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी का जो पैरामीटर है दिस इज म्यू। म्यू मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, अच्छा, अगर म्यू की वैल्यू डायनेमिक विस्कोसिटी है तो इसका कुछ यूनिट भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इसका यूनिट होता है केजी अपॉन मीटर इंटू सेकेंड, ये इसका यूनिट होता है। और इसी यूनिट को हम एक और यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कहा जाता है पॉइस। क्या कहा जाता है? पॉइस। रिलेशन क्या होता है? एक पॉइस जो होता है, वन पॉइस इज इक्वल टू 1/10 टाइम्स केजी अपॉन मीटर सेकेंड। ये रिलेशन फॉलो होता है हमारे पास डायनेमिक विस्कोसिटी के केस में। समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? ये हो गया। अब हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं। आगे मूव ऑन जब हम करेंगे तो हम अगला टर्म देखते हैं। द सेकेंड टर्म विच वी आर डीलिंग अप विथ इज नोन एज न्यू। इसे कहते हैं म्यू मा, इसे कहते हैं न्यू ना। ठीक है, तो न्यू इज नोन एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसे कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है इट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, टू द डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, ये होती है। ठीक है, इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को हमें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में और आने की संभावना है कि आपसे इसकी वैल्यू दी जाएगी और इसकी वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं। इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज म्यू अपॉन रो, दैट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड।
इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वही इसका भी यूनिट माना जाता है। या एक और यूनिट है जिसके केस में इसको हम लोग मेजर करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्टोक्स। तो वन स्टोक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज ऑल्सो इक्वल टू 10⁻⁻4 टाइम्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये रिलेशन आपको याद रखना है बिकॉज इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको शुरुआत से बता दूं, हमने न्यूटन का जो लॉ है वो डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया कि न्यूटन के लॉ से कैसे विस्कोसिटी निकलती है। फिर हमने डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस किया। अब हम इनका वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ दीज वैल्यूज वेरी। तापमान के साथ, टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी में कुछ बदलाव आते हैं, विस्कोसिटी में कुछ बदलाव देखे जाते हैं, है ना। तो विस्कोसिटी में क्या बदलाव आएगा, देखो अब खुद इमेजिन करना है, कुछ दिमाग नहीं चलाना है इसमें। मान लो एक तेल का पतीला है, एक तेल का पतीला है। उस तेल के पतीले को तुमने गर्म कर दिया। वो तेल पहले गाढ़ा था, ठीक है। गाढ़े तेल को गर्म कर दो तो थोड़ी देर बाद वो तेल क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ये चीज़ इतना तो एक कॉमन सेंस एक ले मैन भी समझता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ जाने से, लिक्विड्स के केस में टेम्परेचर बढ़ जाने से विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, लिक्विड्स के केस में टेम्परेचर बढ़ जाने से विस्कोसिटी कम हो जाएगी। क्योंकि विस्कोसिटी इज इन लिटरल मीनिंग, विस्कोसिटी का जो लिटरल मीनिंग होता है दैट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस टू फ्लो। फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है फ्लो करना, ठीक है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है फ्लो करना। लेकिन उस फ्लो को रेजिस्ट करना के लिए जो मैकेनिज्म वर्क करता है उसी फ्लूइड के अंदर, उसी मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है फ्लो करना, लेकिन उसी फ्लूइड को जब वो किसी सतह के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो उसके फ्लो को क्या करता है, रेजिस्ट करने का प्रयास करता है, और उसी को हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। तो टेम्परेचर बढ़ जाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, विस्कोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करें गैसेस की। तो गैसेस के केस में अगर ये कम हो जाती है तो डेंसिटी में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो एक और रिलेशन है कि न्यू की वैल्यू भी कम हो जाएगी, यानी डायनेमिक और काइनेमेटिक दोनों विस्कोसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब गैस के केस में देखो टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ा दो किसी भी गैस के केस में तो वो क्या करती है, गैस यहाँ वहाँ उसके पार्टिकल दौड़ना शुरू कर देते हैं और उसके अंदर एक्साइटेशन आ जाता है, एनर्जी आ जाती है। एनर्जी आ जाती है तो जो पार्टिकल शांत थे पहले गैस के, अब उन्हें तुमने एनर्जी प्रदान कर दी, समझ रहे हो मेरी बात। तो वो क्या करेंगे, आपस में यहाँ वहाँ दौड़ेंगे और वो दौड़ के आपस में क्या करेंगे, कोलिजन्स करेंगे। क्या करेंगे, कोलिजन्स करेंगे। ये जो कोलिजन्स होते हैं इसकी वजह से इसी गैस की जो बेचारी अच्छी खासी चल रही थी, अच्छी खासी फ्लो हो रही थी, उस गैस के फ्लो होने में बाधा उत्पन्न हो जाएगी और उस बाधा को ही हम लोग विस्कोसिटी कहते थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से गैसेस के केस में डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं आखिरी टर्मिनोलॉजी पे, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो उसकी वैल्यू दुगनी तेजी से बढ़ती है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा देने से डेंसिटी की वैल्यू कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ा देने से गैस की डेंसिटी की वैल्यू कम हो जाती है और इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये कम हो गई, ये बढ़ गई, तो ओवरऑल ये जो टर्म हो गया ये ओवरऑल दुगनी तेजी से बढ़ गया। तो ये एक रिलेशन होता है विच शोज द वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर। ये इससे रिलेटेड सवाल आ चुका है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को इसमें कवर किया, ठीक है। इसके बारे में यहीं पे वीडियो रोक के इसको लिख लो, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, चौथा, व्हाट इज सरफेस टेंशन। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को समझने के लिए पहले यह समझना आवश्यक है कि किसी भी फ्लूइड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनकी दो टेंडेंसीज होती हैं, उनकी दो टेंडेंसीज होती हैं। फ्लूइड किस प्रकार का है उसके आधार पे, किस प्रकार का फ्लूइड है उसके आधार पे हम उसके अंदर के पार्टिकल की टेंडेंसीज को जज करते हैं कि उसके अंदर का जो पार्टिकल है उसके अंदर क्या तासीर है, क्या टेंडेंसी है, ठीक है। तो टेंडेंसी जो होती है, टेंडेंसी दो प्रकार की होती है। किसी भी पार्टिकल के अंदर, किसी भी फ्लूइड के अंदर हमें दो प्रकार की टेंडेंसी देखने को मिलती है। पहली टेंडेंसी जो होती है दैट इज नोन एज कोहेशन, दैट इज नोन एज कोहेशन। और दूसरी टेंडेंसी जो होती है
दिस इज नोन एज एडहेशन। इसे तुम नेचर ऑफ पार्टिकल फोर्सेस भी कह सकते हो। पार्टिकल की फोर्सेस का नेचर क्या है पार्टिकल की फोर्सेस का, ठीक है। दो प्रकार की टेंडेंसीज होती हैं, कोहेशन एंड एडहेशन, ठीक है। कोहेशन मतलब पार्टिकल के, सेम फ्लूइड के पार्टिकल के आपस में जुड़े रहने की टेंडेंसी। सेम फ्लूइड का जो पार्टिकल है उसका आपस में जुड़े रहने की जो टेंडेंसी होती है, दिस इज नोन एज कोहेशन। एक ही फ्लूइड के पार्टिकल को सेम फ्लूइड पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होने की जो टेंडेंसी होती है, दिस इज नोन एज कोहेशन। एंड एडहेशन इज नोन एज attraction between fluid particles and external boundary यानी फ्लूइड के पार्टिकल का बाहरी सतह के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड टू फ्लूइड के पार्टिकल्स का आपस में जो अट्रैक्शन होता है, उससे ज़्यादा अट्रैक्शन फ्लूइड के पार्टिकल्स का बाहरी सतह के प्रति अगर हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं एडहेशन। क्या कहते हैं? एडहेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसी के मद्देनज़र एक चीज़ देखी गई कि जब एक छोटी सी पतली सी कैपिलरी मतलब एक छोटा सा पाइप, ठीक है, स्ट्रॉ देखा है जिससे अपन लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वही उसी प्रकार का, ठीक है। एक पतला सा स्ट्रॉ, एक पतला सा पाइप जब हमने एक फ्लूइड के कंटेनर के अंदर जब हमने उसे डाला तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि उस फ्लूइड में या तो राइज हो गया, केस नंबर 1, या दूसरे कंटेनर में डाल के देखा तो देखा गया कि उस फ्लूइड में फॉल हो गया। क्या हो गया? केस नंबर 2, दैट इज फॉलिंग ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। इसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन ऑफ फ्लूइड्स। कैपिलरी एक्शन कहते हैं फ्लूइड का। तो क्या हुआ बेसिकली, ये जो सतह बन रही है ना, इस सतह को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं। ये सतह इस प्रकार से कुछ बन रही है और इस सतह के ऊपर, इसके छोर पे, इसके पेरीमीटर पे एक फोर्स लग रही थी ऊपर के डायरेक्शन में। किस केस में? ये दोनों ही केसेस तब हो सकते हैं जब फ्लूइड के अंदर अडहेशन की जो प्रॉपर्टी होती है। ये केस तब बनेगा जब फ्लूइड के अंदर अडहेशन की प्रॉपर्टी होगी, यानी वो क्या करेगा कि फ्लूइड जाके इस सतह से चिपकने की कोशिश करेगा, इसलिए ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। और इस वाले के केस में कोहेशन की प्रॉपर्टी होगी, यानी फ्लूइड क्या करेगा? फ्लूइड उससे चिपकने की टेंडेंसी नहीं रखता, ऐसा है, ठीक है। तो इसके केस में कोहेशन की प्रॉपर्टी प्रीडोमिनेंट होगी, ठीक है। अब आते हैं सरफेस टेंशन पे। तो जब ये फ्लूइड, मैंने इसके ऊपर की सतह को यहाँ पे तुम लोगों को भी बना के दिखाया। अब क्या हो रहा है कि जो ऊपर की सतह बन रही है ये ऐसी कुछ, इसका शेप ऐसा कुछ है, ठीक है। अब इस सतह के ऊपर, इस हेमिस्फेरिकल सतह के बाउंड्री पे कुछ अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं, जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या करेंगी? इसको ऊपर की सतह पे खींचने की टेंडेंसी रखेंगी और इन्हीं अनबैलेंस्ड फोर्सेस को ही हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। यानी सरफेस टेंशन कुछ नहीं होती, दीज आर द फोर्सेस विच अकर एट द बाउंड्री ऑफ अ फ्लूइड whenever that fluid is under the unbalanced action of the forces। एक्चुअली क्या रहता है ना, ये रहता है कि फ्लूइड के अंदर के जो पार्टिकल्स है ना, उनके अंदर तो फोर्सेस जो रहेंगी वो बैलेंस्ड रहेंगी, लेकिन फ्लूइड की सतह के जो पार्टिकल्स होंगे ना, इन पार्टिकल्स के अंदर क्या होगा कि जो फोर्सेस होंगी आपस की, ये अनबैलेंस्ड रहेंगी। तो इन्हीं अनबैलेंस्ड फोर्सेस को ही जब हम मतलब एल्जेब्रिक सम करते हैं उसका, तब ये इसकी सतह पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और उन्हीं अनबैलेंस्ड फोर्सेस को ही हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? उन्हीं चीज़ों को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जो रहेगा, सरफेस टेंशन इज द सोल रीजन व्हाई कैपिलरी एक्शन ऑफ फ्लूइड अकर्स। ये होता है सरफेस टेंशन का। अरे सरफेस टेंशन के बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं जो हमें देखी जाती है। जैसे इस कैपिलरी एक्शन का सबसे
इम्पॉर्टेंट जो उपयोग होता है वो होता है पेड़ों में। पेड़ों में क्या होता है कि उनकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे से पानी को क्या करती हैं, खींचने की टेंडेंसी रखती हैं। वो जब उन्हें खींचती हैं तो उनको खींचने के पीछे का जो मेन रीज़न होता है वो होता है कैपिलरी एक्शन। ठीक है, इसके अलावा सरफेस टेंशन का एक और यूज़ हमें देखने को मिलता है। वो कहाँ होता है, वो होता है कि जैसे इस सतह के ऊपर क्या होगा, एक फिल्म टाइप की बन गई, एक पानी की फिल्म समझते हो ना। फिल्म मतलब जैसे कोई एक मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन को खींच दिया, तो उस प्रकार का एक ऐसी हेमिस्फेरिकल सतह बन गई। अब क्या होता है, इस सतह में इतनी सरफेस टेंशन में इतनी पावर होती है कि अगर पानी की सतह के ऊपर कोई भी चींटी जब चलती है तो वो पानी की सतह के ऊपर कभी डूबती नहीं है, पानी के अंदर कभी नहीं डूबती। वो इसीलिए क्योंकि चींटी का जो वेट होता है वो इस सरफेस टेंशन की वजह से बने हुए जो मेम्ब्रेन होता है उससे काउंटरैक्ट हो जाता है एंड इट डज नॉट ड्राउन। तो दो इफेक्ट मैंने बता दिए, एक कैपिलरी इफेक्ट बता दिया, एक मैंने बता दिया तुम्हें किसका इफेक्ट, चींटी का, कि द एंड्स डू नॉट ड्राउन। ये भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सरफेस टेंशन की वजह से एक इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल होता है वो आपसे शायद पूछा जाए। अगर पूछा जाएगा तो उसके फॉर्मूले में यहाँ लिख देता हूँ, बाकी ज़्यादा थ्योरी में जाने की आवश्यकता नहीं है। पहला न्यूमेरिकल जो होगा, दिस इज ऑन फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट। फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट वाला एक न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं आप लोगों से। ड्रॉपलेट वाला जो न्यूमेरिकल होता है, दिस इज 2 सिग्मा बाय आर डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब जैसे अगर एक पानी की एक बूंद है, उसके अंदर कुछ प्रेशर है पी आई, उसके बाहर कुछ प्रेशर है पी नॉट, तो बाहर का प्रेशर माइनस अंदर का प्रेशर जो होगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 सिग्मा बाय आर। सिग्मा इज द सरफेस टेंशन, सिग्मा इज द सरफेस टेंशन एंड आर इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। सिमिलरली एक होता है सोप बबल। सोप बबल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें भी आपको अंदर और बाहर के जो प्रेशर है उनका डिफरेंस होता है 4 सिग्मा बाय आर। रीजन क्या होता है 4 सिग्मा बाय आर का, क्योंकि इसमें इस सोप बबल के अंदर एक सरफेस नहीं होता, इट हैज गॉट डबल सरफेसेस। तो ऊपर और अंदर इन दोनों का सरफेसेस होता है, इन दोनों के ऊपर सरफेस टेंशन एक्ट करती है, ये होता है। और एक और केस आप इसमें लिख सकते हो, दैट इज जेट। जेट का भी एक केस लिख सकते हो इसमें। जेट यानी पानी की धार, पानी की धार का एक केस है। ये पानी यहाँ फ्लो कर रहा है, तो इस पानी के ऊपर भी जो ऊपर की सतह होती है ये क्या रहती है, एक मेम्ब्रेन टाइप का बना के रखती है। तो इस पानी के अंदर की जो प्रेशर रहेगा पी आई और बाहर का जो प्रेशर रहेगा पी नॉट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दिस इज सिग्मा अपॉन आर के बराबर, सिग्मा अपॉन आर के बराबर रहेगा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द जेट, आर इज द रेडियस ऑफ द जेट। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, मैंने 3 केस लिख दिए, ड्रॉपलेट, सोप बबल और जेट का। और तीसरा और सबसे आखिरी जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है, वो महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है हमारे पास कैपिलरी हाई राइज, यानी हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इज इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी इंटू डी। Sigma is the surface tension, rho is the density, g is the acceleration due to gravity, d is the diameter of capillary, कि इस कैपिलरी का क्या डायमीटर है, एंड cos theta is the angle which this force makes with the vertical। ये जो फोर्स है ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, दैट इज cos theta। इन मोस्ट आइडियल केसेस cos theta is taken as 1, cos theta is taken as 1, that is 4 सिग्मा अपॉन रो जी की जगह पे यूनिट वेट लिख सकते हैं d, यानी 4 सिग्मा अपॉन गामा d इज इक्वल टू हाइट ऑफ कैपिलरी राइज। ठीक है, यही हाइट ऑफ राइज होती है एंड यही हाइट ऑफ क्या बोलते हैं डेप्थ ऑफ डिप्रेशन भी होती है, जो कोहेशन का केस देखा जाता है, वही हमें ये दोनों की वैल्यू होगी, है कि नहीं। अच्छा, एक आखिरी चीज और लिख लो इसमें, वो ये लिख लो कि कोहेशन वाला जो केस मैंने बताया था ना, जिसमें वो फ्लूइड नीचे की साइड में दब जाता है, वो केस देखा जाता है मर्क्यूरी के केस में। मर्क्यूरी के केस में कोहेशन होता है प्रीडोमिनेंट, है ना, और पानी के केस में अडहेशन होता है प्रीडोमिनेंट। इसलिए पानी के केस में पानी ऊपर ये कैपिलरी के ऊपर चढ़ जाएगा, और मर्क्यूरी के केस में मर्क्यूरी क्या होगी, कैपिलरी के नीचे दब जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ये चारों चीज़ें मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है इनके बारे में लिख लीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच। हाँ,
लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक, तो प्लीज़ 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 कर दो यार, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।